चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं राढ़ अंचल, है ना। बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर में रफीकुल के रिश्तेदार का घर है। सपोज दैट दिस इज बांकुड़ा, यह बांकुड़ा है ना। और बांकुड़ा के विष्णुपुर जिला, बांकुड़ा में कहीं पर भी मान लो विष्णुपुर जिला है। और अगर बांकुड़ा के पूर्व क्षेत्र को देखें, ये बांकुड़ा के ये बांकुड़ा के पूर्व तो हो नहीं सकते, है ना। बांकुड़ा का पूर्व, ये बांकुड़ा का पूर्व है, ईस्ट। और बांकुड़ा के दक्षिण, ये बांकुड़ा का हो गया दक्षिण, साउथ। यहाँ की ज़मीन क्या है, बहुत ही उर्वर है। उर्वर का मतलब है कि बहुत ही उपजाऊ है। तो बांकुड़ा के पूर्व और बांकुड़ा के दक्षिण की ज़मीन क्या है, बहुत उपजाऊ है। उपजाऊ का मतलब जहाँ पर खेती बढ़िया होता है उसे उपजाऊ भूमि बोलते हैं। याद रखिएगा, जहाँ की खेती बढ़िया होता है उसे उपजाऊ भूमि बोलते हैं, उसे उर्वर भूमि बोलते हैं, उर्वर। और जहाँ पर खेती बढ़िया नहीं होता, जहाँ की मिट्टी बढ़िया नहीं होती, जहाँ बारिश बढ़िया नहीं होता, वहाँ की भूमि को अनुपजाऊ भूमि बोलते हैं, अनुपजाऊ, है ना। तो जहाँ पर खेती बढ़िया होती है, जहाँ पर फसल अच्छा होता है, उसे उपजाऊ यानी कि उर्वर भूमि कहा जाता है। बांकुड़ा जिले के पश्चिमी और पूर्व की ओर द्वारकेश्वर नदी गई है। अच्छा, कोई भी जगह क्यों उपजाऊ होगा, जरा सोच के बताओ। कहीं खेती बढ़िया क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर नदी बह रही है। अगर कहीं पानी ही नहीं रहेगी कोई ज़मीन में, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की भूमि अनुपजाऊ हो जाएगा, वहाँ पर खेती बढ़िया नहीं होगा। इसके अपोजिट, अगर कहीं पर बढ़िया पानी आ रहा है, अगर कहीं पर नदी बह रही है, तो नदी के बगल वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर है। ये जो बांकुड़ा का पूर्व और दक्षिण वाले भाग उपजाऊ हैं, इसका मूल कारण यह है कि यहाँ पर नदियाँ बहती है ना। यहाँ पर नदियाँ बहती है। कौन सी नदी बहती है? द्वारकेश्वर। पूर्व की ओर द्वारकेश्वर नदी चली गई है। आगे चलकर यह दक्षिण की ओर मुड़कर हुगली जिले में प्रवेश कर जाती है। यानी कि बांकुड़ा के पूर्व में द्वारकेश्वर नदी है और आगे जाकर ये द्वारकेश्वर नदी दक्षिण में मुड़ जाती है और हुगली जिले में प्रवेश कर जाती है ना। चलिए, हुगली एक और नदी है जो वेस्ट बंगाल में बहती है, आपको पता ही है, ठीक है। द्वारकेश्वर के दक्षिण में शीलावती नदी दक्षिण पूर्व गई है। पश्चिमी मेदिनीपुर के घाटाल के पास आकर वह मिलती है, नाम हुआ रूपनारायण। उस क्षेत्र के कुछ भाग में भी वैसी ही उर्वर जमीन है। तो जहाँ पर नदी बह रही है बांकुड़ा के पूर्वी भाग में, बांकुड़ा के दक्षिणी भाग में, तो वहाँ की ज़मीन उर्वर है। अंतरा कई बार पश्चिम वर्धमान के दुर्गापुर गई है। आप भी जानते हैं पश्चिम वर्धमान के दुर्गापुर, वेरी गुड। उसने कहा पूर्व वर्धमान की पूर्वी दिशा में भी तो उर्वर भूमि समभूमि है। हाँ, दामोदर तब समभूमि में ही है। हुगली के निकट दामोदर से मुंडेश्वरी नदी निकलती है। मानचित्र को देखो, है ना। यहाँ पर तो मानचित्र है नहीं, चलो वो नेक्स्ट वाले वीडियो में मानचित्र था, है ना। अबीद ने कहा थोड़ा पश्चिम होकर दक्षिण में जाकर मुंडेश्वरी रूपनारायण नदी में मिल जाती है। दामोदर हावड़ा जिले के बीच से होकर दक्षिण की ओर गई है, आगे जाकर यह हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक कहा। इसके थोड़े पश्चिम से होकर दक्षिण की ओर गई है। केलेघाई और कंसावती नदियाँ पास में ही पूर्व मेदिनीपुर का हल्दिया है। तो ये सब नदी का नाम अगर मानचित्र रहता तो इसे अच्छा से समझ जाते। वरुण एक बार शांति निकेतन गया था, उसने कहा वीरभूम की पूर्व दिशा में भी तो ऐसी ही नदी है। सर ने कहा वहाँ मेवराक्षी नदी और अजय नदी है। ये नदियाँ वर्षा के समय पश्चिम के पठारी भूमि अंचल से जल ढोकर लाती है, जिससे समतल में बाढ़ आ जाती है। अब जरा देखो होगा क्या। ये सपोज दैट भूमि है, भूमि में ये क्या है आपका पठार, है ना।
इस पठार को कलर कर देते हैं। भूमि में ये आपका है पठार। और नदियाँ अगर पठारी भूमि से बहेगी, यहाँ से नदी अगर बह रही है और नीचे गिरेगी तो समतल भूमि में क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। यानी तीव्र गति से नीचे गिरेगी और तीव्र गति से वो समतल भूमि में बहने लगेगी। ठीक है। उत्तर और पूर्व के किनारे की मिट्टी क्रमशः ऊंची होती गई है। उस तरफ मिट्टी लालिमा युक्त है। कुछ ऊंची नीची जमीन है। जितने पूर्व और दक्षिण की ओर जाएगी उतने ही समतल मटमैली रंग की मिट्टी मिलेगी। राढ़ अंचल में वन जंगल होते हैं। राढ़ अंचल उसको बोलते हैं जहाँ पर अच्छी खेती होती है, जहाँ की भूमि उर्वर होती है। सर ने हंसकर कहा, उन सबको काट कर कृषि की शुरुआत पहले ही हो गई थी। पहले क्या होता था आपको पता है? पहले क्या होता था? पहले पेड़ ही पेड़ थे, ये तो आपको पता है। आज जितने घर दिख रहे हैं वो पहले उतने घर नहीं थे, पेड़ ही पेड़ थे। अगर आपको खेती करना है, अगर आपको धान का खेती करना है तो क्या इस पेड़ के ऊपर धान का खेती कीजिएगा? नहीं ना। वेरी गुड, नहीं कीजिएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? इस पेड़ को आपको काटना पड़ेगा। इस पेड़ को आपको काटना पड़ेगा, उसके बाद ही आप खेती कर पाओगे। नहीं तो बिना काटे पेड़ को आप खेती नहीं कर सकते। कोई चाहे कि हम बिना काटे पेड़ को वहाँ पर धान का खेती लगाएं तो नहीं कर पाओ, क्योंकि वहाँ तो पेड़ है ना पहले से। वहाँ पर आपका धान कहाँ से आएगा, है ना। ठीक है। तो ये आपको काटना पड़ेगा, उसके बाद इसे भी काट दो, उसके बाद क्या करो, खेती करो, है ना। चलिए, तो सर ने हंसकर कहा, उन सबको काट कर कृषि की शुरुआत पहले ही हो गई है। फिर पिछले 30-40 वर्ष में अनेक पेड़ लगाए गए। साल, सैगुन, शीशम, महोगनी, शिशिर, कदम, बबूल। वन में अनेक प्रकार के पेड़, ये सब क्या है? पेड़ों के नाम हैं। ये सब आपका पेड़ों के नाम है, याद रखिएगा। साल, सैगुन, शीशम, महोगनी, शिरीष, कदम, बबूल, वन। अनेक प्रकार के पेड़ लगाए गए। देखो, पेड़ लगाने की जरूरत क्या है? अब बिना पेड़ लगाए भी तो रह सकते हैं। रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। वेरी गुड। बिना पेड़ लगाए हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और बिना ऑक्सीजन का हम लोग रह ही नहीं पाएंगे। हम लोग क्या, धरती में जितने भी जीव जंतु हैं, अधिकांश जीव जंतुओं को ऑक्सीजन चाहिए। तो वो अधिकांश जीव जंतु मिट्टी में मिल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे अगर पेड़ नहीं रहेगा तो। क्यों? क्योंकि पेड़ से हम लोग को क्या मिलता है? ऑक्सीजन गैस मिलता है। और पेड़ को क्या चाहिए भाई? पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो उसे हम लोगों से मिल जाती है। यानी अगर हम लोग रहेंगे तो पेड़ रहेंगे, और पेड़ रहेंगे तो हम लोग रहेंगे। चलिए, अनेक जगहों में राज्य के वन विभाग पेड़ लगा रहे हैं। इस प्रकार से कुछ वन तैयार किए गए हैं। उस तरफ जाने से रास्ता के किनारे किनारे देख पाओगे। ठीक है। चलो, जहाँ की भूमि कैसी है, ढलुआ भूमि, समतल या पर्वतीय अंचल। तुम जहाँ रहते हो वहाँ की मिट्टी, वन, नदी कैसी है? तो तुम जहाँ रहते हो वहाँ पर देखे हो कि ढलुआ भूमि या समतल पर्वतीय अंचल है? अगर है तो वहाँ पर किस किस प्रकार के पेड़ हैं वो लिखो। कौन कौन सा पेड़ है? नदी है कि नहीं? कौन सी नदी है? वर्ष भर पानी रहता है कि नहीं? नदी का नाम लिखो। पानी रहता है कि नहीं रहता है ये भी लिखो। वहाँ की भूमि का ढलान कैसी है, कम है या अधिक? वन है कि नहीं? पेड़ पौधे हैं कि नहीं? वहाँ कैसे पेड़ हैं? कौन कौन से नए पेड़ लगाए गए हैं? वहाँ खेती होती है कि नहीं होती? होती है तो कौन सी फसल की खेती होती है? तो तुम्हारे घर के आसपास में जो जो होता है उसे तुम यहाँ पर लिखो। ठीक है। तो ये आपका हो गया होमवर्क। ठीक। चलिए, इसे कल हम कॉपी में चेक करेंगे, आप इसे करके आओगे। ठीक। अब देखो, पिघली बर्फ की नदी। अब बर्फ पिघलेगी तभी नदी निकलेगी, है ना। यानी कि जितने भी नदी निकलती है वो पर्वत से निकलती है।
जितनी भी नदी निकलती है वो पर्वत से निकलती है। और पर्वत से नदी कब निकलेगी? आपको पता है कि पर्वत के ऊपर बर्फ ही बर्फ है। वेरी गुड, आपको पता है। तो वहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा, जब गर्मी अधिक पड़ेगी, तो वो बर्फ पिघल कर क्या बन जाएगा? जल। और वो जल पर्वत क्षेत्र से नीचे निकलने लगेगी, है ना। देखो यहाँ पर ये आपका सपोज दैट ये पर्वत है, ठीक है। और पर्वत के ऊपर यहाँ पर क्या है? बर्फ ही बर्फ है। क्योंकि मेरे पास वाइट कलर नहीं है और वाइट इसमें दिखेगा भी नहीं, तो ये सपोज दैट ये मान लो बर्फ है ना। तो पर्वत के पास क्या है? बर्फ ही बर्फ है। और जब सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा या जब इन्वायरमेंट में, जब आपका एटमॉस्फेयर में अधिक गर्मी रहेगी, तो ये बर्फ पिघलेगा और पिघल कर नदी बनेगा, है ना। चलिए, ईशान एक बार नदिया गया था। नदिया कहाँ है? नदिया आपका जिला है पश्चिम बंगाल का। आपको शायद पता ही होगा नदिया जिला है पश्चिम बंगाल का, है ना। चलिए, तो वही ईशान एक बार नदिया गया था मामा के घर। वहाँ बहुत सी नदियाँ हैं। गंगा बहुत चौड़ी है, इसके अलावा जलंगी, माथा भांगा, चूर्नी, इच्छामती नदियाँ भी है। मामा ने कहा था ये सब नित्य प्रवाहमान नदियाँ हैं। नित्य प्रवाहमान मतलब वैसी नदी जो रोज बहती है। रोज बहती है भाई, सूखती नहीं है, रोज बहती है, अर्थात ये हमेशा बहती रहती है। इनमें पूरे वर्ष जल रहता है, यानी जल की कमी नहीं होती है, पूरे वर्ष जल रहता है। ईशान ने कहा, यह सुनकर सर ने कहा, पर्वत के ऊपर जमे बर्फ के गलने से गंगा में पानी आता है। पर्वत का ऊपर जो बर्फ है वो अगर पिघल जाए, वो अगर गल जाए तो ही गंगा में पानी आएगा। अगर बर्फ नहीं पिघलेगा तो पानी नहीं आएगा। वेरी गुड। ईशान ने कहा, पर्वत के ऊपर बर्फ क्यों जमती है? आपको पता है पर्वत के ऊपर बर्फ क्यों जमती है? तो नदी, तालाब, समुद्र आदि का पानी वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है। सपोज दैट ये तालाब है, ये नदी है ना, ये समुद्र है, ठीक। यहाँ पर क्या है? पानी ही पानी है, यहाँ पर पानी ही पानी है ना, यहाँ पर पानी ही पानी है। और जब सूर्य का प्रकाश इस पानी में पड़ेगा तो आप बताओ तो क्या होगा? जब सूर्य का प्रकाश इस नदी, तालाब या समुद्र के पानी में पड़ेगा तो बताओ तो क्या होगा? तो यहाँ का पानी होगा, बोलो, गर्म। क्या होगा? गर्म। और गर्म होके क्या होगा? पानी ऊपर उठेगा। किसके रूप में? वाष्प के रूप में पानी ऊपर उठेगा। और ऊपर उठते 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 आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। और एक अच्छी बात कि समुद्र तल से अगर आप 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। यानी अगर 24 डिग्री सेल्सियस है तो 165 मीटर ऊपर जाइए, देखिए 23 डिग्री हो जाएगा। और 165 मीटर ऊपर जाइए, देखिए 22 डिग्री हो जाएगा। और 165 मीटर ऊपर जाइए, देखिए 21 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता जाता है? कमता जाता है। तो पर्वत चूँकि इतना ऊंचा है, वहाँ पर अगर आप जाइएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? वहाँ पर 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर हो जाएगा। और जब 0 डिग्री से कम टेम्परेचर हो जाएगा तो वहाँ पर क्या बन जाएगा? वहाँ पर बर्फ़ जम जाएगी। यानी कि पर्वत के ऊपर क्या होती है? बर्फ़ होती है। यही बर्फ़ पिघल कर क्या बन जाती है? नदियाँ बन जाती है ना। ठीक है, चलिए। पर्वत शिखरों पर अधिक ठंड होने के कारण तुषारपात होता है। तुषार जमकर बर्फ बन जाता है। सूर्य के ताप से कुछ बर्फ गल जाती है, ये पिघलकर सीधे खड़े पर्वत से नीचे आते हैं। यही छोटी छोटी जलधारा नित्य प्रवाह नदियाँ का निर्माण करती है। जलपाईगुड़ी की तीस्ता नदी, ऐसी ही नदी इसी प्रकार से गंगा भी निर्मित हुई है, गंगा भी बनी है। चलिए,
इसी प्रकार से हुई है, पर गंगा बहुत दूर से आती है। यह उत्तराखंड राज्य के गोमुख से निकलती है, उत्तर प्रदेश बिहार के मध्य से होकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रवेश करती है। इसके बाद दो भागों में बंट जाती है। अधिक चौड़ी धारा चली गई है बांग्लादेश के भीतर, जिसका नाम पद्मा है, और एक धारा पश्चिम बंगाल से गई है। इस धारा का नाम भागीरथी है। अब जरा देखते हैं हमारी गंगा नदी। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत में आते हैं। ठीक है, चलो भारत में आते हैं। क्या हम भारत बना लेते हैं, है ना। सपोज दैट ये टेढ़ा मेढ़ा भारत है ना। और भारत के इधर क्या है, पर्वत है, पर्वत है। और यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड। हम आपको पहले दिखा लेते हैं कि भारत में उत्तराखंड कहाँ पर है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखो भारत है, और ये भारत में उत्तराखंड कहाँ पर है, यहाँ पर देखो, आपको दिखेगा। ये दिख रहा है, पार हो गया। ये आपको दिख रहा है उत्तराखंड। वेरी गुड। UTTARKHAND, उत्तराखंड, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ गोमुख नामक स्थान पर से, यहीं पर से गोमुख नामक स्थान पर से गंगा नदी निकलती है, और वो निकलते निकलते उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, बिहार होते होते आपका पश्चिम बंगाल में आते हैं। पश्चिम बंगाल में इसका नाम भागीरथी, हुगली भी आप जानते हैं ना। और बांग्लादेश में सबसे बड़ी, देखो नदी की मोटी धारा भी होती है, पतली धारा भी होती है। तो जो नदी की मोटी धारा है वो बांग्लादेश में चला गया, जो पतली धारा है वो वेस्ट बंगाल में ही है, और ये जाके कहाँ पर गिर जाएगी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, है ना। चलो फिर से हम लोग जाते हैं जो पढ़ रहे थे, है ना। ठीक है, तो बांग्लादेश के भीतर पद्मा नदी चली गई है, और एक धारा पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से जाती है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी की दो धारा, एक बांग्लादेश में चली गई है और एक बंगाल में ही है। तो बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा, और बंगाल में इसका नाम है भागीरथी, है ना। चलिए, हुगली जिले के पास आने पर इसका नाम हुगली हो जाता है। अंत में डायमंड हार्बर, हल्दिया होते हुए और भी दक्षिण में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आपके पास 3 क्वेश्चन है, ये आप सोल्व करके रखिएगा, है ना। आपका ये होमवर्क है कि चुरनी, जालंगी, इच्छामती नदी कहाँ से शुरू होकर कहाँ मिल जाती है, ये सब नदियाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर गिर जाती है। चलिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आराम से पढ़ो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को बताएंगे।